प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास में हिंदी विषय का कक्षा 9th और 10th का जो वीडियो लेकर आए हैं वो है हिंदी ग्रामर का वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि जो टॉपिक है ये आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उस वाक्य के अंदर अशुद्धि को पहचानना होता है। तो व्याकरण के नियमों की जानकारी होगी तो हम वो वाक्य में अशुद्धि को पहचान सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वाक्य अशुद्धि के अंदर किस किस तरीके से वाक्य में अशुद्धि होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वाक्य में अशुद्धि पद क्रम से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित, विशेषण से संबंधित, क्रिया से संबंधित, लिंग से संबंधित, कारक से संबंधित, वचन से संबंधित अनेक प्रकार की ये अशुद्धियां होती हैं। तो सबसे पहले हम वो पद क्रम से संबंधित अशुद्धि को पढ़ेंगे। वाक्य में कभी कभी क्या होता है कि पद क्रम है वो बदल जाता है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो वाक्य में पद क्रम कैसे होगा कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता प्रयुक्त होता है, कर्ता के बाद में कर्म और कर्म के बाद में क्रिया। ये वाक्य का पद क्रम होता है। इसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वो पद क्रम से संबंधित अशुद्धि कहलाती है। फिर है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में क्या होता है कि सर्वनाम शब्दों के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होते ही अशुद्धि हो जाती है, वहां पर वो अशुद्ध होता है। जैसे यहाँ लिखा है मुझको, तुझको, उसको, इसको, हमको, या मुझ, तुझ, उस, इस और हम। ये जो सर्वनाम है इनके साथ में कारक विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होने से ये अशुद्ध हो जाता है। अगर हम वाक्य लिखेंगे, वैसे अमूमन ऐसे ही बोला जाता है कि मुझको कल जयपुर जाना है, हमको अपने घर जाना है। ये जो इस प्रकार से हम बोलते हैं तो ये अशुद्ध बोलते हैं। ये शुद्धिकरण के हिसाब से है वो इसको अशुद्ध माना जाता है। तो मुझको की जगह होगा मुझे, मुझे अपने घर जाना है। तुझको की जगह तुझे, उसको की जगह उसे, इसको की जगह इसे और हमको की जगह हमें लिखा जाएगा कि हमको अपना कार्य करना है, ये अशुद्ध होगा। हमें अपना कार्य करना है, ये शुद्ध होगा। फिर है आगे देखिए सर्वनाम से संबंधित और क्या अशुद्धि है। 3 नंबर पे देखो आप, इन, उन, जिन, किन, इनके साथ में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने पर अशुद्ध होता है। जैसे इनने, उनने, जिनने और किनने, ऐसे अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो क्या होगा, इनका होगा इन्होंने, उनका होगा उन्होंने, जिनका होगा जिन होने और किन का होगा किन होने। ऐसे प्रयोग होता है। फिर आगे देखिए 4 नंबर में है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, हम हमारे घर जा रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो। यहाँ पर मैं के साथ में मेरे आया है, ये अशुद्ध है। हम के साथ में हमारा, हमारे प्रयुक्त करने पर ये अशुद्ध है। और तुम के साथ तुम्हारा शब्द प्रयुक्त करता है, किया जाता है तो वो अशुद्ध होता है। तो मैं के साथ होगा मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये शुद्ध होगा। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, ये अशुद्ध है। हम हमारे घर जा रहे हैं,
यहाँ पर हमारे की जगह आएगा हम अपने घर जा रहे हैं। तुम तुम्हारा काम करो, इसका होगा तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो, तुम्हारा नहीं होगा। तो मैं के साथ मेरे, हम के साथ हमारे और तुम के साथ तुम्हारा, ये अशुद्ध है। फिर आगे देखिए आप, इधर देखिए श्याम, ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर पे है, आपको माँ ने क्या कहा था। आपको माँ ने क्या कहा था। और दूसरा है उसने मुझे कहा था। यहाँ पर देखो आप, ये सर्वनाम शब्द हैं, उस भी सर्वनाम है। आपके साथ में को जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग लिखी गई है, और उसके साथ में ने जो विभक्ति चिन्ह है ये भी अलग लिखा है। जबकि ये शुद्धिकरण के, अगर शुद्धिकरण की तरह लिखा जाता है तो इसका होगा आपको, मतलब आपके साथ में को विभक्ति चिन्ह साथ में लिखा जाएगा, और उसके साथ में ने जो विभक्ति चिन्ह है ये भी साथ में लिखी जाएगी, तब है वो वाक्य शुद्ध होता है। फिर है विशेषण संबंधी अशुद्धि। भाई पद क्रम से संबंधित अशुद्धि पढ़ ली, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि पढ़ी, अब है विशेषण से संबंधित अशुद्धि। इष्ट तर तम ये पढ़ते हैं, जैसे बल का बलिष्ठ, लघु का लघुतर, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतम, ये इस प्रकार से प्रत्यय जुड़ते हैं। और इन इष्ट तर और तम के साथ में अगर हम जैसे सब से लिखते हैं तो वो वाक्य अशुद्ध होता है। उदाहरण में देखिए, दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए। यहाँ अधिक के साथ में तम लगा है, तो अधिकतम का मतलब होता है, अधिकतम का अर्थ सबसे अधिक ही होता है, और सबसे लिखा है तो ये सबसे क्या है, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि अधिकतम का अर्थ ये होता है कि उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये सबसे जो शब्द हैं ये अशुद्ध हैं। ये तम के साथ में सबसे का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। यहाँ पर देखो आप कि दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, तो फिर एक जैसे जब दो शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर अशुद्धि होती है। क्योंकि दर्शनीय का अर्थ देखने योग्य होता है, जो स्थल देखने योग्य हो उसको दर्शनीय कहते हैं, तो उसके साथ में देखने योग्य ये अनावश्यक है, एक जैसे दो शब्द हैं, इसलिए देखने योग्य को हटा दिया जाएगा और इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा कि कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, ये शुद्ध रूप होगा। फिर है अगला देखो 3 नंबर पे, भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पर भी एक जैसे शब्द जब 2 बार प्रयुक्त होते हैं तो उससे वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। युग का अर्थ काल होता है और स्वर्ण काल, ये काल और आ गया, तो दोनों जगह है वो एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग होने पर ये वाक्य अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध रूप ये होगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इस प्रकार से होगा। ये युग है वो, इसका प्रयोग नहीं होगा। आगे है क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि में देखो, पूर्वकालिक क्रिया है उसके साथ कर और कर के साथ में करके का प्रयोग होता है, ठीक है ना। पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसके साथ में कर या कर के प्रयुक्त होता है। तो जैसे ये लिखा है उदाहरण, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। अगर इसकी जगह ऐसे लिखा जाए कि वह खाना खाकर के सो गया, वह खाना खाकर के सो गया, तो वो अशुद्ध होता है, कर के नहीं होगा, सिर्फ कर का प्रयोग होगा। मतलब पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है कि एक क्रिया जब पूर्ण हो जाती है
उसके बाद जब दूसरी क्रिया शुरू होती है तो पहले वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़कर सो गया, तो पहले वाली क्रिया है पढ़ना, वो पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई सोने वाली। तो इसके पूर्वकालिक क्रिया के साथ में कर या कर के प्रयुक्त होता है। लेकिन हम जब वाक्य शुद्धि के अंदर इसको प्रयोग करेंगे तो सिर्फ कर का ही प्रयोग करेंगे, कर के का नहीं करेंगे। कि वह खाना खा कर के सो गया तो अशुद्ध होगा, शुद्ध में यही होगा कि वह खाना खाकर सो गया। अब अनावश्यक क्रियाएं कुछ होती हैं जो वाक्य को अशुद्ध बना देती है, कि जैसे यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। इस वाक्य को पढ़ते ही हमें इस प्रकार से लगता है कि ये अशुद्ध है, क्योंकि वातावरण कभी उपस्थित नहीं होता है, तो ये उपस्थित है वो अनावश्यक क्रिया है। इसको हटाने पर यह शुद्ध होगा कि यहाँ अशोभनीय वातावरण है। तो ये अनावश्यक क्रिया हो गई। फिर है अनुपयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धि। कई बार क्या होता है कि कोई क्रिया होती है वो उपयुक्त नहीं होती है, अनुपयुक्त होती है, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ना, आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ विस्मय जो है वो अनुपयुक्त क्रिया है, उपयुक्त नहीं है इस जगह उपयुक्त होगी विस्मित हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, तो ये इस प्रकार से शुद्ध होगा। फिर आगे है अनियमित क्रिया। अनियमित क्रिया होती है जो वाक्य को अशुद्ध कर देती है। जैसे उदाहरण है कृपया गंदगी ना करें। ना है वो आदेशात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग नहीं होगा, होगा कृपया गंदगी न करें, कृपया गंदगी न करें। दीवार पर ना थूके, तो ये अशुद्ध होगा। दीवार पर ना थूके ये वाक्य है वो अशुद्ध होगा। इसका होगा दीवार पर न थूकें या दीवार पर मत थूकें। इस प्रकार से ये शुद्ध होगा। फिर आगे है लिंग संबंधी अशुद्धि। ये ग्रीन बोर्ड पर आप है वो बीचों बीच देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि आपको दिखाई दे रही है। इसमें है वो पहला उदाहरण है ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। यहाँ क्या होता है कि अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो उसके साथ में सहायक क्रिया भी पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग नहीं होगी। यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। कई बार विद्यार्थी ऐसे लिख देते हैं कि ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। सौंदर्य के साथ ता प्रयोग है वो नहीं होता है। इसका शुद्ध रूप होगा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो की जगह क्या होगा का। ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। फिर है वो जैसे कवि है तो स्त्री होगी तो उसकी जगह होगा कवयित्री। जैसे महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवयित्री है। महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवयित्री है, न कि महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवि है। क्योंकि ये है वो स्त्री के लिए कवयित्री और पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए कवि होगा। उसी प्रकार से पुल्लिंग के लिए वीर, स्त्री के लिए वीरांगना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना स्त्री थी, तो यहाँ पर है वो स्त्री के लिए वीरांगना का प्रयोग होगा। पुरुष के लिए विद्वान का प्रयोग होता है तो स्त्री के लिए विदुषी होगा। अगर यहाँ पर स्त्री का नाम आता है और हम विद्वान लिखते हैं तो वो गलत होता है। क्या होगा? स्त्री के लिए विदुषी होगा। उसी प्रकार से पुरुष के लिए विदुर और स्त्री के लिए विधवा का प्रयोग होता है। साधु पुल्लिंग है और अगर कोई स्त्री
जो मतलब जिसने वो संन्यास ले लिया हो तो उसके जगह होगा साध्वी। क्या होगा? साध्वी का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आज हमने पद कर्म से संबंधित अशुद्धि, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि, विशेषण से संबंधित अशुद्धि, क्रिया से संबंधित अशुद्धि और लिंग से संबंधित अशुद्धि के बारे में अध्ययन किया है। आगे हम वचन से संबंधित अशुद्धि है, कारक से संबंधित है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।